गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका उपयोग अधिकतर सिविल दावों में किया जाता है। इस एप्लीकेशन का उपयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, इसमें कुल 158 धाराएं हैं, 158 सेक्शंस हैं और 51 आदेश हैं। इसमें आदेश 11 नियम 12 अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दावे को निष्पक्ष रूप से असत्य दावों को निष्पक्ष रूप से जाहिर कर देती है, सामने ला देती है। इसको हम उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का कोई दावा अदालत में विचाराधीन है, और ये मेरे खुद के केस का उदाहरण देके सर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एप्लीकेशन मैंने आज ही कोर्ट में आदेश 11 नियम 12 की पेश की है, वो भी तर्क की स्टेज पे। अंतिम तर्क कोर्ट में जज साहब के सामने चल रहे थे, उस समय ये एप्लीकेशन में लेके गया था। मतलब इसको किसी भी स्टेज पे कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर एक चीज तो आपकी समझ में आ गई, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सर मैं आपको। इसके साथ आदेश 7 नियम 11 का घ सिविल प्रक्रिया संहिता का भी आवेदन मैंने पेश किया था। वाद हेतु प्रकट नहीं होते हैं और उसमें विधि द्वारा वर्जित है। वाद गह में ये दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट की विधि के द्वारा वर्जित हमने उसमें बताया था, तो वो मैं आपको आगे डिटेल में जानकारी दूंगा। और मेरा प्रैक्टिकली उदाहरण देके समझाने का मकसद भी यही है सर कि आपको पूरी कानूनी रूप से हर चीज समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा वीडियो और जो चैनल पे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आम जनता हो चाहे एडवोकेट्स हो, उसको कानून की जानकारी के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो उसके अधिकारों की सुरक्षा कर सके। जैसा कि आदेश 11 नियम 12 है, इसको दस्तावेज के प्रकटीकरण के लिए पेश किया जाता है। इसमें क्या ड्राफ्ट होगी आज की, इस एप्लीकेशन की ड्राफ्ट किस प्रकार से की जाएगी उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मैं आपको फिलहाल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीवानी दावों में लागू होने वाली प्रक्रिया है। अचल संपत्ति के दावे जब भी कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जैसे कि जमीन, मकान, प्लाट आदि के, तो वो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये पूरे प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। आदेश 11 नियम 12 की परिभाषा जो बुक में दी हुई है सर, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ शब्द वर्ड टू वर्ड। शार्ट है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको पढ़ के बताने के बाद फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करके बता दूंगा, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसा कि बुक में दिया हुआ है कि कोई भी पक्षकार कोई भी शपथ पत्र फाइल किए बिना न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। शपथ पत्र फाइल किए बिना ऐसा आवेदन कर सकेगा जो किसी वाद के किसी अन्य पक्षकार को निर्देश करता हो कि वह उसमें प्रश्नगत किसी बात से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का जो उसके कब्जे या शक्ति में हो या रही हो, शपथ पत्र पर प्रकटीकरण करे। ऐसे आवेदन की सुनवाई के पश्चात यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है या वाद के इस प्रक्रम में आवश्यक नहीं है, तो वह इसे नामंजूर कर सकेगा। यह न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है टोटल। और या स्थगित कर सकेगा, अथवा या तो साधारणता या दस्तावेजों के कुछ वर्गों तक ही सीमित ऐसा आदेश कर सकेगा जो विवेक में वह ठीक समझे। परंतु जब और जहां तक न्यायालय की यह राय है कि वाद के रिजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत के लिए यह आवश्यक नहीं है, तब वहां तक प्रकटीकरण के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण बात दो निकल के सामने आई है। एक तो बगैर शपथ पत्र फाइल किए इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी भी स्टेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरे द्वारा आज न्यायालय में जो पेश किया गया उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, आप इस जानकारी को पूरे ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो मैं खुद के प्रैक्टिकली केस के बारे में आपको बता रहा हूं, इससे आपको सीखने में पूरी पूरी मदद हो जाएगी। जो बुक में लिखी हुई है धारा, जो बुक में सर लिखी हुई है वो अपनी जगह है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। वादी के द्वारा स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की घोषणा शून्य किए जाने हेतु एक आवेदन न्यायालय वर्ग न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 में प्रस्तुत किया। मैं उसमें प्रतिवादी की ओर से था। वादी ने वाद पत्र में वादग्रस्त संपत्ति का
स्वयं को मालिक बताया, मतलब जो वादी था उसने उसके दादा को मालिक बताया। उसके दादा से संपत्ति प्राप्त हुई थी और उसके दादा ही वादग्रस्त संपत्ति के मालिक और कब्जाधारी थे। एक बहुत बड़ी बात होती है सर, प्लीडिंग में उसने बात लिखी थी वाद पत्र के पेरा क्रमांक 3 में, और यही बात उसने उसके आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के शपथ पत्र के पेरा क्रमांक 2 में लिखी थी। वर्तमान में आदेश 18 नियम 4 के शपथ पत्र बंद कर दिए गए हैं और डायरेक्ट बयान कोर्ट में जज साहब के समक्ष होते हैं, जिसे मुख्य परीक्षण अधिवक्ता के द्वारा करवाया जाता है और कोर्ट में जो जज साहब के पास जो टाइपिस्ट बैठते हैं बाबूजी साहब, वो उसको टाइप करते हैं। तो ये प्रोसीजर बदल के अब ये कर दी गई है, लेकिन इस प्रकरण में चूंकि ये हमारा प्रकरण 8 साल पुराना था, तो इसलिए उसमें पहले से ही आदेश 18 नियम 4 के शपथ पत्र पेश हो चुके थे, तो उसी पे प्रति परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। इसमें उन्होंने, वादी ने जो उनके दादा को वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी होने का जो अभिवचन किया था, उसके दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए थे, जबकि आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिया गया है कि वादी जो वाद अदालत में प्रस्तुत करता है तो उसके साथ वे सभी दस्तावेज पेश करेगा जिनका उल्लेख उसने उसके वाद पत्र में किया है, उनकी सूची बनाएगा और कोर्ट में जज साहब के सामने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि वो उसके कब्जे और शक्ति में नहीं है तो आदेश 7 नियम 14 के उपनियम 2 के तहत वो कारण लिखेगा कि ये किसके कब्जे और शक्ति में है। जिस प्रकरण के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसमें ना तो वादी के दादा के स्वामी होने के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे और न ही कोई स्पष्टीकरण लिखा गया था, जो कि आदेश 7 नियम 14 के नियम 1 और 2 का पूरा पूरा उल्लंघन था। इसमें जो वादी के द्वारा जो वाद का मुख्य आधार था कि उसके दादा ही संपत्ति के मालिक हैं और उन्हीं से उसकी वो संपत्ति वादी के पिता को प्राप्त हुई और वादी के पिता से संपत्ति वादी को प्राप्त हुई, और इस संपत्ति में जो वादी के जो दादा की 4 संतानें थीं, 4 संतानों में से 2 संतानों में आधा आधा मकान दोनों को दिया गया, वादी का एक कहना था बंटवारा करके, और बाकी जो 2 भाई थे अतिरिक्त उन्होंने मौखिक हिबा वादी के पिता के पक्ष में कर दिया। उन्होंने उनका हक त्याग दिया और जो है कि वादी के पिता के अलावा जो दूसरे पक्षकार जो प्रतिवादी जो हमारे पक्षकार के दादा थे, उनके हक में, दोनों के हक में बराबर कर दिया। मतलब चारों भाइयों में से 2 भाई ने संपूर्ण संपत्ति में से उनका मकान में हक छोड़ दिया। इसमें हमने उस दावे का विरोध किया और हमारी तरफ से अभिवचन था कि वादी के दादा वादग्रस्त मकान के मालिक नहीं थे और वादी के दादा को वादग्रस्त मकान 1985 में बाढ़ में उनका मकान टूट के बह गया था। इस कारण उनके भाई ने उनको रहने के लिए बतौर स्नेह के उनको दिया था, तभी से रह रहे थे और ये कहा था कि जब आपका मकान बन जाए तब आप इसको खाली कर देना। 2009 में एक फर्जी शपथ पत्र नगर पालिका में प्रस्तुत करके जो है कि वादी के द्वारा उसमें नामांतरण करवाया गया उसको इकलौती संतान बताकर। तो जैसे ही हमारे पक्षकार प्रतिवादी को ये पता लगा, उसने नगर पालिका में आपत्तियां की और कई आपत्तियां की निरस्त करवाने के लिए, और वादी से कहा कि भाई बहुत दया भाव हो गया, हमारे दादा ने आपके दादा पर दया भाव की वजह से भाई होने के नाते रहने के लिए दे दिया था, लेकिन आप तो इसके मालिक ही बनने लगे और नगर पालिका में झूठा शपथ पत्र पेश करके और नामांतरण की आपने कार्रवाई चालू कर दी। क्योंकि पक्षकार 2009 में जब नगर पालिका पहुंचा तो उसको जानकारी वहां से हुई, तब प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप मेरा मकान खाली कर दें, और अगर आप मकान खाली नहीं करते हैं तो मेरा आपके प्रति अभी भी इतना दया भाव है कि आप मुझे किराया देना चालू कर दें, क्योंकि आपके मन में बेईमानी आ चुकी है, इसलिए अब मैं आपको मकान किसी भी रूप में ऐसे रहने के लिए नहीं दे सकता। प्रतिवादी के द्वारा उसमें हाँ भी की गई और कुछ समय ऐसे ही निकाल दिया गया। ये 2009 की जो घटना थी। 2009 के बाद 2011 में वादी प्रतिवादी के द्वारा उसके पिता से ही उस मकान की रजिस्ट्री करवा ली गई, उसका भुगतान उसके पति के द्वारा किया गया था, पैसे का ट्रांजैक्शन। 2015 में ये जो वाद प्रस्तुत किया गया है 2015 में प्रस्तुत किया गया था वादी की ओर से, और इसमें वादग्रस्त मकान का मालिक होने की घोषणा उसने की। उसका कहना था कि उसके दादा से उसको प्राप्त हुआ था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख जो मेरे पक्षकार की ओर से करवाया गया था, मेरे पक्षकार ने उसके पिता से ही खरीदा था, उसको भी शून्य होने की मांग की। तो ये दावा चलते चलते तकरीबन 8 साल बीत गए सर। 8 साल की समय अवधि बड़ी लंबी समय अवधि होती है,
और इस दावे को हाई कोर्ट के द्वारा उनकी शीघ्र सुनवाई की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 को यह लिस्ट भेज दी गई कि शीघ्रता से निराकरण करके इस प्रकरण को निपटाया जाए। डे टू डे प्रकरण में तारीखें लगने लगी। जब फाइल में देखा गया तो इसमें हमने जो है कि प्रतिवादी तो हम थे ही, हमने वादोत्तर तो पेश कर ही दिया था, हमने काउंटर क्लेम भी न्यायालय में पेश किया कि ये पूरी संपत्ति के हम मालिक हैं, हमारे दादा इसके मालिक थे। इसमें काउंटर क्लेम पेश करने के साथ ही जो काउंटर क्लेम का जो जवाब है वो वादीगण की ओर से नहीं दिया गया था। तकरीबन 7-8 साल बाद उनको ध्यान आया कि वादोत्तर काउंटर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया गया है, तो उन्होंने प्रकरण में 151 सीपीसी का आवेदन लगा के काउंटर क्लेम का जवाब पेश कर दिया न्यायालय के ऊपर त्रुटि दर्शाते हुए। ये सर आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रोसेस, एक एक शब्द आपको सीखने के लिए बड़े उपयोगी हैं। किताब अपनी जगह है, प्रैक्टिकल अपनी जगह है। मैं किताब में जो लिखा हुआ है इसको प्रैक्टिकली अप्लाई होने वाली बात आपको बता रहा हूँ, जिससे आप वकालत भी सीख भी सकते हैं और आपका नॉलेज में बढ़ोतरी भी हो सकती है। 8 साल बाद, 7 साल बाद लगभग जब दावा रिकॉर्ड पे आया तो हमने ये सर तकरीबन आप ये मान के चलें कि प्रतिवादी साक्ष्य पूरी समाप्त हुई थी और आर्गुमेंट की स्टेज पे लगी रही थी फाइल, तब उनके द्वारा पेश किया गया था। हमने इसकी घोर आपत्ति की। उन्होंने ये बताया कि न्यायालय की आदेश पत्रिका में भूलवश ये आदेश पत्रिका छूट गई थी कि वादोत्तर के काउंटर क्लेम के जवाब हेतु ये लगाई गई है। काउंटर क्लेम क्या होता है? ये प्रति दावा भी कहते हैं। इसे आदेश 8 नियम 6 का सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इसको पेश किया जाता है। ये अपने आप में ही एक दावा होता है। यदि वादी का वाद किसी कारण से निरस्त भी हो जाता है तो प्रति दावा चलता रहता है और उसमें उसी प्रकार से फैसला दिया जाता है जिस प्रकार से वाद में होता है। इस काउंटर क्लेम में हमने मांग की थी, प्रतिवादी की ओर से मेरे पक्षकार ने मांग की थी कि संपूर्ण वादग्रस्त मकान का वही मालिक है और आधे भाग का जो मालिक होने का दावा वादी कर रहा है वो गलत है। और 3,000 रुपए का उसमें हमने किराए की भी बोला था कि 2009 से सर हमने इससे कह दिया था कि ये हमें वादग्रस्त मकान का या तो किराया दे या मकान खाली कर दे। तो इस प्रकार से काउंटर क्लेम का रिकॉर्ड पे आ गया। इसी स्टेज पे जब देखा गया कि काउंटर क्लेम आ चुका है जवाब, तो मेरे द्वारा आदेश 14 नियम 5 का सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसमें वाद विषय बढ़ाए जाने की मांग की। और उस वो आदेश 14 नियम 5 के आवेदन में मैं एक वाद विषय की निवेदन करना भूल गया था, रह गया था किसी कारणवश, तो वो अवधि लिमिटेशन के ऊपर था, तो मैंने एक और आदेश 14 नियम 5 का आवेदन लगाया। ये सर आप ध्यान रखना, ये सब कुछ काम कहाँ चल रहा है? आर्गुमेंट की स्टेज पे, बहस की स्टेज पे चल रहा है। मतलब आपको सीखने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड में दे रहा हूं। आप मेरे एक एक शब्द को सुनने के बाद आप बिल्कुल आसानी से बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन आपको सुनना होगा, ध्यान से पूरी बात को समझना होगा, तो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। मेरे द्वारा जो दूसरा आवेदन पेश किया गया वो भी 14/5 का पेश किया गया। 2 आवेदन मैंने पेश कर दिए। आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आदेश 14 नियम 5 क्या होता है? इसको वाद विषय में संशोधन के लिए पेश किया जाता है। ये भी किसी भी स्टेज पे पेश हो सकता है, आर्गुमेंट से पहले पहले, वाद विषय बनने के बाद, क्योंकि वाद विषय बनेंगे तभी तो आप उसमें संशोधन की मांग करेंगे। यदि वाद विषय बने ही नहीं तो आप संशोधन की मांग किसमें करेंगे? उसी के साथ मैंने सर एक और आवेदन आदेश 18 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का और पेश किया। इसमें मैंने न्यायालय से निवेदन किया कि वादी की साक्ष्य समाप्त हो चुकी है, लेकिन वादी जो है मुख्य वादी, उससे हमें कुछ हक त्याग पत्र और कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना रह गए, तो उसे दोबारा तलब किया जाए। ये न्याय प्राप्ति हेतु है ना, आवश्यक है। आदेश 18 नियम 7 में ये प्रावधान बताए गए हैं कि न्यायालय जिन साक्ष्यों की साक्ष्य समाप्त हो चुकी है उनको गवाह के लिए दोबारा बुला सकता है। न्यायालय के द्वारा जो है कि मेरे आदेश 14 नियम 5 जो वाद विषय में संशोधन है उसमें से आवेदन को स्वीकार किया गया, कुछ वाद विषय उसमें बढ़ा दिए गए। लेकिन आदेश 18 नियम 7 जो साक्षी को पुनः बुलाने का था उसको न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसी के साथ वादी का प्रति दावा भी रिकॉर्ड पे ले लिया गया। मेरे द्वारा भारी आपत्ति ली गई थी, उसके बाद भी न्यायालय ने ले लिया। तो ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो आदेश करता है उसके खिलाफ हमें उपचार वरिष्ठ न्यायालयों में जाने का है, लेकिन चूंकि प्रकरण अंतिम तर्क के स्टेज पे था तो मामला आगे बढ़ गया। जब मामला आगे बढ़ा सर, आर्गुमेंट के लिए तारीख नियुक्त की गई और अवकाश का दिन होने से उससे आगे नियत की गई। तो उस स्थिति में चूंकि मेरा जो मुख्य वाद प्रश्न था, ये सर आप बिल्कुल सीखने और समझने वाली बात है। मैं जब आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। ये जो प्रैक्टिकली ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ बुक के आधार पे भी प्रैक्टिकली आपको कहीं और नहीं मिलना है सर।
इससे आप जो सीख सकते हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपने ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। अब जब मेरा जो मुख्य वाद प्रश्न था, क्या वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक हैं? मेरा न्यायालय से मुख्य निवेदन था कि सर ये वाद प्रश्न जरूर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वादी का वाद ही इस पे आधारित है, मुख्य रूप से इसी पे आधारित है। वादी के वाद पत्र के पेरा क्रमांक 3 में यह प्लीडिंग है कि वादग्रस्त मकान वादी के दादा के आधिपत्य एवं स्वामित्व का है। शपथ पत्र में भी वाद पत्र के पेरा क्रमांक 2 में शपथ पत्र के पेरा क्रमांक 2 में भी यही प्लीडिंग है। तो ये सर जरूर बनाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में नहीं पेश किया गया है जिससे पता चल सके कि वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के आधिपत्यधारी और स्वामित्व वाले हैं। न्यायालय ने उसको नहीं बनाया। तब मैंने उसका सर एक और उपाय निकाला वादी के दावे को कमजोर करने के लिए और प्रतिवादी के पक्ष को मजबूत करने के लिए, और न्यायालय का फोकस, माननीय न्यायाधीश महोदय जज साहब का फोकस इस ओर करने के लिए कि क्या वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक थे, मैंने आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता का एक आवेदन तैयार किया और उस आवेदन में पूरे तथ्य और फैक्ट लिखे और न्यायालय से निवेदन किया कि वादी का दावा मुख्य रूप से इसी पे आधारित है और ये दस्तावेज अभी तक पेश नहीं किया गया है। तो माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी को आदेशित किया जाए कि वो इस दस्तावेज को न्यायालय में पेश करे, शपथ पत्र के साथ प्रकटीकरण करे। या तो उसके पास है तो कहे, नहीं है तो नहीं कहे। अगर नहीं है तो ये एक निराधार आधार है, वो निराधार आधार पे दावा लेके आया, उसका दावे को निरस्त किया जाए। इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वादी है उसका भी क्रॉस हो चुका था। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में वादी स्वीकार कर चुका था कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है, और वो क्रॉस में ये भी स्वीकार कर चुका था, मेरे द्वारा ही प्रतिपरीक्षण करवाया गया था, वो ये भी कह चुका था कि ऐसा कोई उसने उसके दादा की संपत्ति का कोई दावा अदालत में पेश नहीं किया है, और यदि अदालत में ऐसा कोई दावा पेश किया हुआ हो तो वो गलत है। अब ये बहुत बड़ी बातें होती हैं सर जो उनके द्वारा बयान में दी गई, और भी बहुत सी एडमिशन उनके द्वारा की गई थी। आदेश 11 नियम 12 इस स्टेज पे मैंने पेश किया, और साथ ही आदेश 7 नियम 11 और उपनियम का और घा ये आवेदन की पेश किया। आदेश 7 नियम 11 होता है जो है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद का खारिज किया जाना। इसमें 6-7 आधार दिए हुए हैं जिनके आधारों पर वाद को खारिज किया जा सकता है। इसको प्रारंभिक स्टेज पे पेश किया जाता है वैसे जैसी दावा पेश होता है, लेकिन मैंने तर्क की स्टेज पे पेश किया था क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि मेरा आदेश 14 नियम 5 का आवेदन न्यायाधीश महोदय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो मैंने आदेश 11 नियम 12 के साथ आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पेश किया। आदेश 7 नियम 11 के उपनियम का में बताया गया है कि यदि वाद से वाद हेतु प्रकट नहीं होता है तो वाद को निरस्त कर दिया जाएगा। इस आधार पर मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि वादी की ओर से उसके दादा को संपत्ति का मालिक और कब्जाधारी बताते हुए वाद पेश किया, लेकिन उसके दादा के मालिक होने के दस्तावेज पेश नहीं किए। इस कारण वाद से कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है तो वादी का वाद निरस्त किया जाए। नंबर 1 आधार ये बनाया। नंबर घ मैंने इसमें बनाया कि घ में दिया हुआ आदेश 7 नियम 11 घ में कि यदि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें सर मैंने दूसरा ग्राउंड ये लिया कि 2009 में प्रतिवादी को ये जानकारी हुई कि वादी के द्वारा नगर पालिका में एक फर्जी शपथ पत्र की नोटरी करवाकर स्वयं को इकलौती संतान बताकर वादग्रस्त संपत्ति का मालिक होने का आवेदन दिया है। तो मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि 2009 में मेरे पक्षकार द्वारा वादी को कह दिया गया था कि आप मेरा या तो मकान खाली कर दो या किराया देना चालू कर दो। मतलब एक तरीके से उसको चुनौती हो चुकी थी। वो कहता है कि मेरे दादा मालिक हैं, वादी कहता है, तो आपको चुनौती तो दे दी गई थी कि मेरा मकान है, खाली कर दो। तो आपके खिलाफ काज ऑफ एक्शन, वाद का कारण उस समय पैदा हो चुका था। आपको दावा 2009 के उसी समय प्रस्तुत कर देना था अगर वास्तव में आप उसके मालिक हैं। अगर आप मालिक नहीं है तो आप चुप बैठे रहे, आप मालिक हैं तो आपको पेश कर देना था। लेकिन ये दावा 2015 में पेश किया गया था, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 साल बाद, जबकि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 58 में इसकी लिमिटेशन को 3 वर्ष दिया गया है कि यदि हम किसी भी प्रकार की घोषणात्मक दावा की न्यायालय से सहायता चाहते हैं तो 3 साल उसकी समय सीमा के अंदर दावा पेश करना चाहिए। तो इसमें मैंने एक निवेदन यह न्यायालय से किया कि साहब इनका दावा लिमिटेशन एक्ट के तहत बाद में प्रस्तुत किया गया, निरस्त योग्य। 1 नंबर आधार मैंने इसमें ये दिया। दूसरा, उन्होंने जो हमारी रजिस्ट्री हुई थी
उस रजिस्ट्री को जो कैंसिल करने की जो अदालत से मांग की थी, उसको मैंने अदालत में घा में ये चुनौती दी कि ये जो रजिस्ट्री है ये 2011 में हुई थी और 2015 में वाद पेश हुआ, मतलब 4 साल बाद। और लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 57 में भी इसकी लिमिटेशन 3 वर्ष दी गई है कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को यदि आप शून्य घोषित कराना चाहते हैं तो आपको 3 वर्ष के अंदर दावा पेश करना होता है, जैसी आपको जानकारी हो। जिसमें मैंने न्यायालय को बताया कि सर 2009 से इनको ज्ञान था कि हमारे पक्षकार ने कह दिया है कि मकान हमारा है, खाली कर दो। अगर आप ये कहना है कि आपका है तो आप चुप क्यों बैठे रहे? फिर 6 साल बाद आप अदालत में क्यों? आपको तुरंत एक्शन लेना थी, आपको तुरंत कोर्ट में स्वत्व घोषणा का दावा लेके आना चाहिए था। स्वत्व घोषणा का दावा मतलब अगर आप खुद हक रखते हैं, उस पर आपका टाइटल है, तो उसकी स्वत्व घोषणा कराने का लीगल राइट्स आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1934 के तहत, सॉरी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1934 की धारा 34 के तहत, सॉरी मैं सन गलत बोल गया सर, मैं माफी चाहता हूँ। जो है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत की धारा 34 के तहत स्वत्व डिक्लेरेशन का दावा आपको लेकर आना चाहिए था। आप ये लेके क्यों नहीं आए? आप 6 साल बाद आप लेके आए और इधर आप स्वत्व घोषणा का भी आप विलंब से आप लेके आए। तो इस प्रकार से ये दावा विधि के द्वारा वर्जित है और लिमिटेशन के बाद में पेश किया गया है और ये दावा निरस्त योग्य है। तो ये तर्क के स्टेज पे 2 आवेदन मैंने पेश किए गए और दोनों पे जबरदस्त आर्गुमेंट भी मैंने सुनाई और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट भी मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष सुनाई। मेरा मुख्य फोकस यही था, वादी की जो प्लीडिंग है और उसके आधार पे। तो ये तो सर जैसे कि आज ही का प्रैक्टिकली बात है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन चूंकि हमारा जो मुख्य मकसद था कि आदेश 11 नियम 12 दस्तावेजों का प्रकटीकरण का जो हमारा मेन टॉपिक और सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी दे दी है सर। टॉपिक तो हमारा सिर्फ 11-12 की चर्चा का हो रहा है, लेकिन जानकारी मैंने आपको बहुत सी आगे की भी दे दी है। तो ये इन्हीं स्टेज पे पेश किया जा सकता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण फायदे सबसे ज्यादा ये होते हैं कि एक तो वादी यदि असत्य आधारों पर दावा लेकर आता है तो वो न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। यदि वो न्यायालय का आदेश करने के बाद भी दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं करता है तो न्यायालय उसके दावे को निरस्त भी कर सकता है, उसका प्रतिरक्षा को उतने पूर्त समाप्त भी कर सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उसमें आदेश करें। तो ये इसे डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की खोज करके मंगाना, क्योंकि आपने वाद में आप लेके आए प्लीडिंग में, तो अब आपको ये उसके दस्तावेज आप पेश भी करें। ये वादी भी कर सकता है पेश, प्रतिवादी भी कर सकता है, दोनों के लिए अधिकार है इसमें। यदि प्रतिवादी का कोई काउंटर क्लेम है तो वादी भी मांग न्यायालय से कर सकता है कि ये इस आधार पे काउंटर क्लेम लेके आया है, तो इसके ये दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज इसने अभी तक न्यायालय में पेश नहीं किए हैं, तो इनको प्रकट कराया जाए। इसका मकसद ये होता है कि वास्तव में उसके पास दस्तावेज है भी या नहीं, या वह सिर्फ मौखिक आधार पर दावा कर रहा है। अगर वो मौखिक आधार पर दावा कर रहा है तो मौखिक आधार पर सर दावा चलने योग्य नहीं होगा और उसकी प्लीडिंग को झूठी माना जाएगा और झूठी माने जाने के आधार पर न्यायालय उसमें आगे की कार्रवाई करेगा, उसके दावे को निरस्त भी कर सकता है। तो ये सर जो इसका मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्ट भी मैं आपको बता देता हूँ इसके संबंध में। जैसा कि सर ड्राफ्टिंग का मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं A4 साइज है, ये A4 साइज है। इस पे मैंने सिर्फ हाथ से लिख के कोर्ट में ये आवेदन पेश किया था और हमारा मकसद सीखना सिखाना है कानून को। तो मैं इसी को आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसके ऊपर जो शीर्षक में जो लिखा जाता है कि न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2, और आपका जो भी स्थल है उस जगह का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा जाता है प्रकरण क्रमांक और शीर्षक वादी विरुद्ध प्रतिवादी। बीच में लिखा जाता है कि आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एवं धारा 151 CPC, ये भी मैंने सर लगा दिया था। धारा 151 में न्यायालय को सुविवेक की शक्तियां हैं कि वो उसके तहत जो भी मामले में न्याय प्राप्ति है तो आदेश कर सकते हैं। और नीचे मैंने लिखा था डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। माननीय महोदय, चूंकि ये प्रतिवादी की ओर से था तो प्रतिवादी की ओर से आवेदन निम्नानुसार पेश है। नंबर 1, यह कि वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति का मालिक आबलिक स्वामी उसके दादा को बताकर वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मैंने यहाँ दादा का नाम भी लिख दिया था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बतौर एग्जाम्पल के आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वादी की ओर से उसके दादा को वादग्रस्त मकान का स्वामी मालिक होने संबंधी दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, मौखिक आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। नंबर 3 है यह कि वादी ने
असत्य आधारों पर वाद पेश किया है। ऐसी दशा में वादी से वादग्रस्त मकान के उसके दादा मालिक हैं होने के संबंधी दस्तावेज जैसे कि विक्रय पत्र या नगर पालिका भवन प्रमाण पत्र या दान पत्र, जिस भी आधार पर वादी उसके दादा को मालिक होना बता रहा वादग्रस्त का, वह दस्तावेज का प्रकटीकरण कराया जाना न्याय प्राप्त है तो आवश्यक है। नंबर 4 में निवेदन किया था, क्योंकि यदि वादग्रस्त मकान के मालिक ही नहीं है, मतलब वादी के दादा वादग्रस्त मकान के मालिक ही नहीं है, तो वादी का ये पूरी झूठी कहानी स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकट हो जाएगी, जिससे प्रतिवादी को न्याय प्राप्त होगा, वरना प्रतिवादी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। नंबर 5 लिखा था यह कि क्या वादग्रस्त संपत्ति के मालिक वादी के दादा हैं। इसको मैंने इन्वर्टेड कामा में लिखा था सर, ये लास्ट में इन्वर्टेड कामा है। वाद प्रश्न बनाए जाने हेतु प्रतिवादी की ओर से आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया, मतलब ये भी मैंने लिख दिया था, जो पहला आवेदन खारिज हो गया था उसका भी हवाला मैंने इसमें दे दिया था कि हमने पहले ऐसा आवेदन पेश किया था, ताकि न्यायालय के नॉलेज में रहे जज साहब के कि हाँ ऐसे कोशिश की गई थी। अतः वादी को आदेशित किया जाए कि वह उसके वाद में वर्णित तथ्य कि वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक हैं के दस्तावेज न्यायालय में प्रकट करवाए जाएं। इसके अभाव में प्रतिवादी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। और नीचे प्रतिवादी उनका पूरा नाम पता और नीचे द्वारा अभिभाषा के एडवोकेट। तो ये सर इसके आवेदन की ड्राफ्ट होगी, सिंपल सी ड्राफ्ट है। इसी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 की भी ड्राफ्ट होगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वीडियो लंबे हो जाते हैं सर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें भी शीर्षक जो मैंने आपको बताया ऊपर वही होगा, और आदेश 7 नियम 11 का घ में मैं इसमें आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हमने लिखा था प्रतिवादी की ओर से आवेदन निम्नानुसार पेश है यह कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर काल्पनिक झूठ गढ़कर मौखिक रूप से वादग्रस्त संपत्ति का मालिक वाद पत्र में उसके दादा को बताया है, जबकि वादी के दादा के स्वामित्व होने संबंधी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए। वादी के वाद से वाद हेतु प्रकट नहीं होने के कारण वादी का वाद निरस्त किया जाना न्यायोचित है। नंबर दूसरा यह कि वादी के विरुद्ध वादग्रस्त संपत्ति को लेकर विवाद 2009 में उत्पन्न हुआ है, जब प्रतिवादिनी ने उससे कहा था कि या तो मेरा मकान खाली कर दे, किराए दे दे, तब विवाद उत्पन्न हुआ था। अगला हमने लिखा था कि वाद कारण 2009 में उत्पन्न होने के बावजूद वादी द्वारा असत्य आधारों पर असत्यवाद 2015 में लगभग 7 साल बाद स्वामित्व घोषणा का प्रस्तुत किया है, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 58 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त योग्य। हमने एक ग्राउंड यहाँ सर इसमें हिट किया था, न्यायालय को बताया था। अगला पेरा है कि यह कि वादी को प्रतिवादी के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की जानकारी रजिस्ट्री दिनांक से ही रही है, 2011 से रही है। वादी ने असत्य आधारों पर झूठी कहानी गढ़कर असत्यवाद पेश किया है। वादी का वाद रजिस्ट्री होने के 4 साल बाद पेश किया गया सोने घोषित कराने का, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 56 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी के वाद पत्र से वाद हेतु प्रकट नहीं होने के कारण तथा वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किए जाने की कृपा करें। और प्रतिवादी की ओर से आदेश 11 नियम 12 सीपीसी का आवेदन भी इस आवेदन के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। हमने इसमें उस आवेदन का भी उल्लेख कर दिया जो अलग से हमने लगाया था, ताकि वादी का असत्य कथन वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सके। और नीचे प्रतिवादी, इधर दिनांक और इधर वादी द्वारा अभिभाषक। तो ये दोनों आवेदनों की सर मैंने ड्राफ्ट भी आपको बता दी, किस प्रकार से पेश किए जाएंगे, इनका क्या उपयोग होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से जो है कि मैंने आपको आज के जो हमारा टाइटल टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक नाम मात्र का ही टाइटल है, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने आपको लगभग बहुत सी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। यदि आपने वीडियो पूरा ध्यान से सुना होगा तो जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।